गुड मॉर्निंग एवरीवन दोस्तों, आज है 19 जुलाई 2021 और हम लोग करने वाले हैं द इंडियन एक्सप्रेस के न्यूज़पेपर की एनालिसिस। रोज की तरह कुछ सिलेक्टेड टॉपिक्स मैं आपके लिए लेके आया हूं। देख लेते हैं कौन कौन से टॉपिक हम लोग यहां पे करने वाले हैं। पहला टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे वो पिगासस वायरस के बारे में है। आजकल इसको सर्विलियंस को लेकर बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है कि कैसे दुनिया भर में बहुत सारे जर्नलिस्ट और पॉलिटिशियन लोगों को के मोबाइल फ़ोन में ये वायरस आ गया था और कैसे उनको ट्रैक कर रहा था। तो इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। जीएस पेपर थी में इसको हम लोग कवर कर सकते हैं साइंस एंड टेक वाले पोर्शन से। अगला जो हम पढ़ने वाले हैं दैट वुड बी अबाउट द बिल ऑन एयर क्वालिटी। जो दिल्ली एनसीआर में जो एयर क्वालिटी बहुत ज़्यादा डिक्रीज हो जाती है ड्यूरिंग विंटर टाइम, उसको लेके एक बिल प्रोड्यूस किया गया है, सजेस्ट किया गया है। इसके बारे में हम लोग बात करेंगे जीएस पेपर 2 में। अगली जो न्यूज़ आती है वो आती है ओपेक प्लस से और ऑयल प्रोडक्शन से रिलेटेड। देखिए, दुनिया में जो मिडिल ईस्ट कंट्री या कुछ और कंट्रीज का ग्रुप होता है, ये लोग डिसाइड करते हैं कि कितना तेल प्रोड्यूस करना है, कितना नहीं प्रोड्यूस करना है। उस प्रोडक्शन के हिसाब से दुनिया भर में तेल की कीमतों को डिसाइड करते हैं। ठीक है। और आजकल पता ही है आपको, दुनिया भर में और स्पेशली इंडिया में तेल की कीमतें बहुत ज़्यादा हो रही हैं। उसके बारे में थोड़ा सा हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। ओपेक क्या है, कैसे काम करता है ना, और प्राइस को कैसे इम्पैक्ट करता है। अगली जो न्यूज़ हम लोग करेंगे दैट वुड बी फ्रॉम द अफगानिस्तान तालिबान। बहुत ही छोटी सी न्यूज़ है, सिर्फ 2 मिनट में इसको हम लोग कवर करने वाले हैं, बिकॉज पिछले कई दिनों से हम लोग अफगानिस्तान, तालिबान, पाकिस्तान, इंडिया के बारे में काफ़ी कुछ पढ़ रहे हैं और आप लोगों की बहुत सारा आइडिया होगा इस चीज़ के बारे में। अगला हम लोग करने वाले हैं दैट वुड बी अबाउट चाइना एंड यूएसए। ये आज का एडिटोरियल वाला पोर्शन है, तो इसको थोड़ा सा हम लोग डिटेल में जाएंगे कि कैसे चाइना और यूएसए के बीच में जो झगड़ा चल रहा है, इन दुनिया भर में इसके ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ सकता है, चाइना यूएसए से क्या एक्सपेक्ट करता है और यूएसए चाइना से क्या एक्सपेक्ट करता है, वो थोड़ा सा हम देखेंगे यहाँ पे। अगला जो हम लोग पढ़ेंगे दैट वुड बी अबाउट द कंज्यूगल राइट्स एंड सुप्रीम कोर्ट के अंदर केस गया है कि इंडिया में जो मैरिड कपल्स हैं उनको कैसा रहना चाहिए, डिवोर्स, मैरिटल सेक्स, रेप, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग बात करेंगे। राइट टू प्राइवेसी एंड ऑल दैट। ठीक है। तो पेज नंबर यहाँ पे दिया, आप यहाँ पे देख ही सकते हो। हमेशा मैं आपको बोलता हूँ, जब भी आपको न्यूज़पेपर पढ़े हो या कोई भी अपनी तैयारी करो एग्जाम की, पहले आपको अपना सिलेबस पता होना चाहिए। जैसे आपको स्कूल में और कॉलेज में सिलेबस होता था, ऐसे ही यूपीएससी का भी सिलेबस होता है। तो आंख बंद करके सब कुछ मत पढ़ा करो, है ना। सब कुछ नहीं पढ़ना है भैया। यूपीएससी ने आपको सिलेबस दिया हुआ है, उस सिलेबस के अंदर जो चीज़ें वही आपको पढ़नी है, उसके बाहर वाली चीज़ें नहीं पढ़नी है। ज्ञानी बनने के लिए पूरी उम्र पढ़ी है, एक बार सिलेक्शन हो जाएगा फिर पढ़ते रहना, पीएचडी करते रहना, रिसर्च करते रहना। लेकिन यूपीएससी के लिए आपको अपने सिलेबस तक ही लिमिटेड रहना चाहिए। अगर आप हमारे एफर्ट्स को सपोर्ट कर सकते हो, हमें यहाँ पे डोनेट कर सकते हो, गूगल पे कर सकते हो, पेटीएम कर सकते हो, जो भी आप करना चाहो, क्योंकि हम कोई बड़ा ऑर्गेनाइजेशन तो है नहीं है। तो एफर्ट जो लगता है उसको सपोर्ट करने के लिए आप ये कर सकते हो, हमें डोनेट कर सकते हो। दूसरे प्लेटफॉर्म पे भी आप हमारे साथ यहाँ पे जुड़ सकते हो। चलिए, पहली जो न्यूज़ आती है वो पिगासस वायरस से रिलेटेड हम लोग करने वाले हैं। पिगासस वायरस ये है क्या? देखिए, बड़ा ही खतरनाक है भैया। एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि जिस दिन आपके हाथ में मोबाइल फ़ोन आ गया या जिस दिन आपने सोशल मीडिया के ऊपर अपना अकाउंट बना लिया, ठीक है, उस दिन आप समझ लो दैट देर इज नो प्राइवेसी एनी मोर। प्राइवेसी इज अ मिथ दोस्तों। टेक्नोलॉजी के ज़माने में प्राइवेसी इज अ मिथ। अगर आपको लगता है आपकी डिटेल्स, आपके मैसेजेस, आपकी फ़ोटोज़ वो प्राइवेट हैं, एनक्रिप्टेड हैं, तो ये आपकी बहुत बड़ी भूल है। और इसी बात को प्रूव किया है किसने? पिगासस वायरस ने। हालांकि इसने ज़्यादातर व्हाट्सएप को ही टारगेट किया है। ये पेगासस वायरस कहाँ से ओरिजिनेट हुआ? इसराइल से ओरिजिनेट हुआ। इसराइल में ग्रुप होता है जिसका नाम होता है एनएसओ ग्रुप। ये लोग क्या करते हैं, ये वायरस बनाते हैं, मतलब वैसे वाला वायरस नहीं, कोरोना टाइप का। ये बनाते हैं जो मोबाइल वगैरह के अंदर, डिवाइस के अंदर वायरस जाता है। और एक बार अगर आपने मोबाइल फ़ोन में ये चला गया, देखिए होता क्या है, वो आपको मैसेज वैसेज करते हैं, है ना। अगर आपने उस लिंक के ऊपर क्लिक कर दिया तो ये वायरस आपके मोबाइल के अंदर स्टोर हो जाता है। उसके बाद भैया आप कहीं पे कॉल करो, आप कोई भी पिक्चर क्लिक करो, आप किसी को व्हाट्सएप करो, आप किसी को ईमेल करो, हर रिकॉर्ड जो है वो इनके पास चला जाता है। ठीक है। और ये किसी ऐसे आरे गहरे को नहीं बेचते हैं, ये बेचते हैं गवर्नमेंट एजेंसीज को, बेचते हैं इस वायरस को। ठीक है। इलीगली भी बेच सकते हैं, लीगली भी बेच सकते हैं, लेकिन जैसा हमेशा होता है हर टेक्नोलॉजी का कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट तो, नेगेटिव इम्पैक्ट होता ही होता है ना। तो वो सारी की सारी चीज़ें, इसको बनाया इसलिए गया था कि जो टेररिस्ट एक्टिविटीज़ वगैरह होती हैं उनके ऊपर नज़र रखी जा सके। लेकिन इसका यूज़ अब किसी और चीज़ के लिए किया जा रहा है ना। देखिए, दुनिया भर में बहुत सारे लीडर्स को, जर्नलिस्ट वगैरह लोगों को, मिनिस्टर्स को, ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट को टारगेट यहाँ पे किया गया था। इंडिया से भी 300 मोबाइल नंबर्स जो हैं रिलीज किए गए हैं कि जिनको टारगेट किया गया था। इसमें कुछ हमारे सेंट्रल मिनिस्टर्स भी आते हैं, कुछ अपोजिशन के लीडर्स आते हैं, कुछ ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट आते हैं, आरटीआई एक्टिविस्ट आते हैं। तो दुनिया भर के 50,000 टेलीफोन नंबर में से 300 इंडिया के हैं। तो ये एक बड़ा ही एक कंसर्न का मैटर है। अब ये नहीं पता
देखिए ऑपोजिशन वाले कह रहे हैं कि इसमें सरकार का रोल है, लेकिन मुझे ऐसा लगता नहीं सरकार का इसमें कोई रोल है, क्योंकि सरकार के खुद बहुत सारे मिनिस्टर्स को टारगेट इसमें किया गया है। ठीक है, अभी तो ये तो इंक्वायरी का मुद्दा रहेगा, किसको क्या टारगेट किया गया है क्या नहीं हुआ है, लेकिन वो किस किस के मोबाइल नंबर थे ये भी अभी तक नहीं बताया गया है। सो दैट वाज द न्यूज़ कि कैसे टेक्नोलॉजी हमारे लिए हार्मफुल हो सकती है जिसको हम अपने पॉजिटिव एस्पेक्ट के लिए यूज़ करते हैं। तो ये भी एक इंटरनल सिक्योरिटी का चैलेंज है ना। ये भी एक इंटरनल सिक्योरिटी का चैलेंज है, ह्यूमन राइट का वायलेशन भी है, राइट टू प्राइवेसी का वायलेंस भी है। तो जितनी भी टेक्नोलॉजी कंपनी है ना, आईटी बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं, तो भैया ऐसा ही है, आप थोड़ा देख के रहा करो। आपके पास अगर कोई अननोन सोर्स से कोई मैसेज वगैरह आता है व्हाट्सएप पे या कहीं पे भी ईमेल वगैरह आता है, तो ऐसे फालतू के लिंक पे क्लिक मत किया करो। अपने पासवर्ड्स जो है वो रेगुलरली चेंज किया करो। हालांकि हम कोई बहुत बड़ी सेलिब्रिटी नहीं है कि हमें टारगेट किया जाएगा पिगासस वायरस के थ्रू, लेकिन स्टिल ठीक है, अपने पासवर्ड वगैरह को रेगुलरली चेंज करते रहना चाहिए। आपका जो सॉफ्टवेयर होता है उसको आप रेगुलरली अपडेट करते रहा करो। और ये हर किसी में है, ये एप्पल वाले फ़ोन्स में भी है जो iOS यूज़ करते हैं, और एंड्रॉयड वाले में भी है, दोनों में ही होता है ये। ठीक है, तो बस थोड़ा सा ध्यान रखो। अमेजोन के जो सीईओ हैं मिस्टर जेफ बिजोस, उनके मोबाइल को भी हैक कर लिया गया था पिगासस वायरस से, पता है आपको। सऊदी अरेबिया के जो प्रिंस हैं उनके को भी कर लिया गया, मतलब किसी को छोड़ा नहीं है, दुनिया का कोई भी आदमी इससे नहीं बच सकता। कहने का मतलब ये है। तो अपोजिशन वाले जो है इस मुद्दे को उठाने वाले हैं पार्लियामेंट में, कुछ होना जाना तो है नहीं, बट लेट्स सी क्या होता है। अगली जो न्यूज़ आती है वो ओपेक से आती है। अब ये ओपेक क्या बीमारी है, देखा आपको मैं बता देता हूँ। हम सबको पता है कि दुनिया में जो मोस्टली जो तेल होता है, जो रिजर्व होते हैं, वो मिडल ईस्ट कंट्रीज़ में है। ठीक है, तो कुछ कंट्री जैसे हैं, नाम यहाँ पे दिया हुआ है, इराक, कुवैत, ईरान, कतार, सऊदी अरेबिया, लीबिया, अल्जीरिया, नाइजीरिया, अंगोला, है ना, इक्वेडोर। इन 13 कंट्रीज़ ने, ये जो 13 कंट्रीज आपको यहाँ पे नज़र आ रही है, इनका एक ग्रुप है। और ये कौन सी कंट्री है, जो ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री हैं, इसे कहा जाता है ओपेक। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्ट कंट्रीज। ये कंट्रीज दुनिया में 60 से 70% रिजर्व इनके पास होता है, और दुनिया का मोस्टली एक्सपोर्ट ये लोग कंट्री करते हैं। अब देखिए सीधी सी बात है, जब ये प्रोड्यूस करेंगे तो उसी के ऊपर तो प्राइस डिसाइड होगा। ज्यादा प्रोड्यूस करेंगे तो प्राइस कम हो जाएगा, कम प्रोड्यूस करेंगे तो प्राइस बढ़ जाएगा, एज सिंपल एज दैट। तो सप्लाई जब इनके हाथ में है, तो दुनिया भर में क्रूड ऑयल का प्राइस भी इनके हाथ में है। तो ये क्या करते हैं, बड़े चंट हैं, जब भी इनको लगता है कि प्राइस बढ़ाना चाहिए तो ये प्रोडक्शन को कम कर देते हैं, और जब इनको लगता है कि प्राइस को कम करना चाहिए प्रोडक्शन को बढ़ा देते हैं। क्योंकि इनके हाथ में है ना, मोनोपोली है, इट्स अ कार्टल, इट्स अ कार्टल। तो कार्टलाइजेशन है, इसको कहा जाता है ओपेक। तो 1960 में ये ग्रुप बन के तैयार हुआ था। 1960 में शुरू के अंदर जो है इसमें 5 कंट्री थी, ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरेबिया और वेनेजुएला। बाद में इसमें जो है दूसरी कंट्रीज भी जुड़ गई, और अभी फिलहाल इसमें 13 कंट्रीज हैं। लेकिन फिर एक और ग्रुप भी है जिसे कहा जाता है ओपेक प्लस, जिसमें कुछ अलग कंट्री भी हैं, जैसे जिसमें रशिया है, ओमान है, मैक्सिको है, साउथ सूडान, कजाकिस्तान, ब्रूनेई, मलेशिया, बहरीन, अजरबैजान। ये इनको कहा जाता है ओपेक प्लस। तो दुनिया भर में 90% से ज्यादा ऑयल की सप्लाई ये ओपेक प्लस कंट्रीज हैंडल करती हैं। हुआ क्या था, जब सेकेंड वेव थी कोरोना की, तो दुनिया भर में डिमांड कम हो गई थी। जब डिमांड कम हो गई थी, इन्होंने सप्लाई को भी कम कर दिया था। लेकिन अभी डिमांड दोबारा से बढ़ना स्टार्ट हो गई है ना, क्योंकि इकोनॉमी वगैरह ओपन होने लगी है। उसके बावजूद भी इन्होंने प्रोडक्शन को बढ़ाया नहीं। अब यहाँ पे 2 कंट्री हैं, एक है सऊदी अरेबिया और एक है यूएई। सऊदी अरेबिया और यूएई दिखा देता हूँ आपको, देखिए ये है आपका सऊदी अरेबिया, और यहाँ पे आपका आ जाता है यूएई। भैया मिडल ईस्ट की दो सबसे बड़ी इकोनॉमी है दोनों कंट्री ऑयल एक्सपोर्टिंग कंट्री हैं। अब यूएई और सऊदी अरेबिया के रिलेशन बहुत खास नहीं है, आपको बता दूं मैं, इनके रिलेशन बहुत खास नहीं है। कई सारे मामलों में ये जो है इनका जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो डिफरेंट है। चाहे वो यमन में लड़ाई को लेके हो, चाहे वो इसराइल को लेके हो, क्योंकि यूएई के बीच में और इसराइल के बीच में जो है वो रिलेशन है, पॉलिटिकल रिलेशन। लेकिन सऊदी के ईरान इसके बीच में कोई रिलेशन तो एक अलग मैटर है, कभी किसको बाद में करेंगे। पहले कहने का मतलब ये है कि यूएई और सऊदी अरेबिया आपस में झगड़ रहे थे। यूएई कह रहा था कि आप प्रोडक्शन को बढ़ाइए, सऊदी अरेबिया कह रहा था कि प्रोडक्शन को हम लोग नहीं बढ़ाएंगे, इसको लेके प्रॉब्लम थी। अब यहाँ पे आता है इंडिया। इंडिया भी जो है ओपेक को बार बार रिक्वेस्ट कर रहा था कि सर आप प्लीज़ ऑयल की प्रोडक्शन बढ़ाइए ताकि मेरी कंट्री में प्राइस कम हो सके, क्योंकि इंडिया में आपको पता है आजकल ऑयल के प्राइसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो इनके बीच में काफ़ी टसल चल रहा था। फाइनली ये एक डिसीजन पे पहुंच गए हैं। डिसीजन पे ये पहुंचे हैं ये लोग कि मई 2022 के बाद ये लोग प्रोडक्शन बढ़ाना स्टार्ट करेंगे। मतलब उसके बाद दुनिया में ऑयल का प्राइस कम होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है,
बाकी यहाँ पे ये सब फैक्चुअल डेटा है, इतना ज़्यादा आपको करने की जरूरत नहीं है, बस आपको सिंपल सी चीज़ पता होना चाहिए कि ओपेक क्या है, ओपेक प्लस क्या है। ठीक है, ओवरऑल ये चीज़ें कैसे काम करती हैं। तो सप्लाई और सप्लाई डिमांड का खेल है सबका सब, है ना। सप्लाई ज़्यादा होगी, डिमांड कम होगी तो प्राइस कम हो जाएंगे। सप्लाई कम होगी, सप्लाई डिमांड ज़्यादा होगी तो प्राइस बढ़ जाएंगे। सिंपल सा लॉजिक है, कोई ज़्यादा दिमाग इसमें लगाना है नहीं। चलिए, अगली जो न्यूज़ आती है वो आती है एयर क्वालिटी बिल के बारे में आती है। आपको पता ही है कि दिल्ली में क्या होता है, जब गेहूं की कटाई होती है, उसके बाद जो रेजिड्यूज होते हैं, है ना, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं हिंदी में पराली बोलते हैं, है ना, जो वीट रेजिड्यूज होते हैं, उनको किसान जलाते हैं। और उनको जलाने के बाद क्या होता है, धुआं निकलता है, और वो धुआं कहाँ पे आता है, दिल्ली एनसीआर में आता है, और यहाँ पे पोल्यूशन का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है ना। इसको बात को कोई डिनाई नहीं कर सकता, दिस इज़ ए रियलिटी। तो अभी एक बिल इंट्रोड्यूस किया गया जिसमें ये कहा गया कि जो किसान हैं वो ये जो पराली है, ये जो रेजिड्यूज है, उसको ना जलाएं। देखिए मामला क्या है पूरे का पूरा, अभी आपको बता देता हूँ, थोड़ा आइडिया आपको लग ही गया होगा। इसको बेसिकली टारगेट किया गया है कहाँ पे, दिल्ली में, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश, इनके किसानों के ऊपर टारगेट किया गया है, क्योंकि यही एनसीआर में ज़्यादा इम्पैक्ट डालते हैं। अभी क्या किया है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, इन्होंने एक बिल इंट्रोड्यूस किया है। ठीक है, और उस बिल का नाम क्या है, कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट इन नेशनल कैपिटल रीजन एंड एडजॉइनिंग एरियाज बिल 2021। देखिए, बिल का मतलब कानून नहीं होता है, बिल का मतलब होता है प्रपोजल। और ये प्रपोजल पार्लियामेंट के अंदर जाता है, जब ये प्रपोजल पास हो जाता है वोटिंग के बाद, तब वो बनता है एक्ट, कानून। जब उसके ऊपर फाइनली प्रेसिडेंट के सिग्नेचर होते हैं, तब वो बिल जो है एक्ट बनता है। बिल इज अ प्रपोजल इन पार्लियामेंट। ठीक है, इसको पास किया गया। अब यहां पे समस्या एक है, इससे पहले जो ऑर्डिनेंस पास हुआ था उसके अंदर यह समस्या थी कि किसानों को लेके जो है उसमें ना कई ऐसे प्रोविजंस थे तो काफी डेंजरस थे। उसमें यह लिखा गया था कि जो किसान स्टबल बर्निंग करेंगे, मतलब रेजिड्यूज को जलाएंगे, पराली को जलाएंगे, उनको हम लोग जेल में भेजेंगे। जिसकी वजह से किसान काफी ज्यादा प्रोटेस्ट कर रहे थे, और अपोजिशन पार्टी भी प्रोटेस्ट कर रहे थे। अरे आप किसानों को कैसे कह सकते हो कि हम आपको जेल में डालेंगे, दे आर नॉट क्रिमिनल्स ना। अगर वो स्टबल बर्निंग कर रहे हैं, दे हैव सम रीजंस ऑफ देयर ओन। तो इतना हार्श जो उसके अंदर प्रोविजन थे, सरकार ने अभी क्या किया, उन प्रोविजंस को हटा दिया गया है। तो अभी कोई किसान अगर पराली जलाता है, उसको जेल में नहीं डालेंगे अकॉर्डिंग टू न्यू बिल, लेकिन उनके ऊपर कंपनसेशन लगाई जा सकती है, मतलब फाइन लगाया जा सकता है। अगर आप आग लगाते हो तो आपके ऊपर 2,000 4,000 रुपये, अभी फिक्स नहीं है, लेकिन आपके ऊपर फाइन लगाया जाएगा। और किसान लोग भी इससे एग्री कर रहे हैं। कई सारी किसान यूनियन हैं जिनके साथ डिस्कशन किया गया था, दे ऑल्सो अग्रीड कि चलिए ठीक है सर, इतना तो हम लोग करेंगे, क्योंकि देखिए पोल्यूशन को लेकर एनसीआर में इतना पोल्यूशन होता है ना, एनवायरमेंट को इतना नुकसान पहुंचता है, उसके लिए कुछ ना कुछ तो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसानों की भी बनती है ना। उनको भी समझना पड़ेगा कि उनका रोल क्या है, वो कैसे इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो वो सारी की सारी चीज़ यहाँ पे है। देखिए, अभी ये जो नया बिल आया है ना, इससे एक नया कमीशन सेटअप होगा। अभी तक जो है इंडिया में जो पहले कमीशन चला आ रहा था, ये उसको रिप्लेस करेगा। ठीक है, और एक नया कमीशन, जो पहले कमीशन चला रहा था उसको बोलते थे एनवायरमेंट पोल्यूशन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल अथॉरिटी, मतलब ईपीसीए। तो ये ईपीसीए को जो है रिप्लेस करेगा, कि नया कमीशन बनेगा इंडिया में, जिसके पास कई सारी पावर होंगी। ये डायरेक्शन इशू कर सकता है किसानों को, स्टेट गवर्नमेंट्स को, जो आइडेंटिफाई करेगा जो वायलेटर्स हैं, मतलब ऐसे किसानों को आइडेंटिफाई करेगा जो वायलेट करते हैं। सिर्फ किसानों को नहीं, बल्कि फैक्ट्रीज वगैरह को भी, जो दिल्ली एनसीआर के आसपास जो फैक्ट्री होती हैं, जो इंडस्ट्रीज होती हैं, उनको भी आइडेंटिफाई करेगा कि वो पोल्यूशन फैला रही हैं कि नहीं फैला रही हैं, और किसानों को भी करेगा। और एक बार अगर ये करेगा तो उनके ऊपर फाइन भी लगाएगा। अगर कोई स्टेट गवर्नमेंट अगर किसानों को अलाउ करती है या इंडस्ट्री को अलाउ करती है ऐसी एक्टिविटी के लिए जिससे पोल्यूशन होता है, तो ये जो नया कमीशन बनाए गए, नई नई ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे, तो ये स्टेट गवर्नमेंट्स के उन रूल्स को भी ओवरराइड कर सकती है। मतलब उनके खिलाफ जा सकती है, स्टेट गवर्नमेंट के अगेंस्ट में जा सकती है, अकॉर्डिंग टू दिस न्यू कमीशन। तो इंडिया में एक नया कमीशन सेटअप होगा, इतना आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नया कमीशन सेटअप होगा जिसका नाम होगा कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट नेशनल कैपिटल रीजन एंड एडजॉइनिंग एरियाज, दिस इज गोइंग टू बी अ न्यू कमीशन। अगर ये बिल पास होता है तो, अगर बिल पास नहीं होगा तो ईपीसीए ही कंटिन्यू रहेगा। ठीक है, तो थोड़ा सा ये मामला था पूरे का पूरा, स्टबल बर्निंग की वजह से पोल्यूशन होता है, इसमें किसी तरह का कोई डाउट नहीं है। चलिए, अगली जो न्यूज़ आती है वो अफगानिस्तान और पाकिस्तान से आती है। कोई ज़्यादा न्यूज़ नहीं है, 2 मिनट का समय लूंगा आपका। देखिए, यहाँ पे अफगानिस्तान है, ये पाकिस्तान है, ये है कंदाहर, और ये काबुल है, पाकिस्तान सॉरी अफगानिस्तान की कैपिटल। और पाकिस्तान में यहाँ पे एक जगह है, यहाँ पे एक एरिया जिसे कहा जाता है क्वेटा।
भैया क्वेटा जो है वो जितने भी तालिबान के जो टेररिस्ट हैं, इनका गढ़ है, इनका घर है। ठीक है। इनको जब भी कोई बीमारी वगैरह होती है तो इलाज वो पाकिस्तान में कराते हैं, उनको फंडिंग पाकिस्तान में मिलती है, हर चीज़ उनको पाकिस्तान में फ्रीली अवेलेबल होती है। पाकिस्तान में जो क्वेटा के लोग हैं बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं तालिबान को। ठीक है, वो पूरे का पूरा मामला था। अब अफगानिस्तान की सरकार बार बार तालिबान का जो राइज हुआ है अफगानिस्तान में, पाकिस्तान को दोषी ठहराती है। अफगानिस्तान का कहना है कि पाकिस्तान उनको सपोर्ट करता है। इवन पाकिस्तान की जो आर्मी है और आईएसआई है वो भी तालिबान को सपोर्ट करती है। तो अपने ओपोजिशन को दिखाने के लिए अफगानिस्तान ने पाकिस्तान से अपने एनवॉयज, ठीक है, इनको वापस बुला लिया है। मतलब पाकिस्तान में जो एम्बेसी थी अफगानिस्तान की, वहां से अपने ऑफिसर्स को वापस बुला लिया है। क्यों बुला लिया है? एक प्रोटेस्ट को शो करने के लिए, है ना। और पूरी दुनिया को कह रहा है अफगानिस्तान के, पाकिस्तान को संभालो, क्योंकि पाकिस्तान अगर तालिबान को ऐसे ही सपोर्ट करता रहेगा तो पूरा अफगानिस्तान तबाह हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। लेकिन ठीक है, वो जो सारी सारी चीज़ें आपको बताई दी है। कल भी हम लोगों ने, कल तो खैर क्लास नहीं की थी, लेकिन अभी जो है ग्रुप बनाया है यूएसए ने, एक क्वाड बनाया है, नया क्वाड बनाया है, जिसके अंदर जो है यूएसए है, पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है और उज्बेकिस्तान है। उज्बेकिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और यूएसए, इन्होंने मिलकर ग्रुप बनाया है, क्वाड ग्रुप, जिसका काम ये होगा कि अभी फ्यूचर में अफगानिस्तान में जो भी सिक्योरिटी सिचुएशन रहेगी उसको मॉनिटर करेंगे और अफगानिस्तान के अंदर जो है पीस और स्टेबिलिटी को इंश्योर करेंगे। बस ये थोड़ा सा मामला था। अफगानिस्तान और पाकिस्तान, जैसे इंडिया और पाकिस्तान आपस में झगड़ा करते हैं ना, इसी तरह से अफगानिस्तान पाकिस्तान भी करते हैं। वो थोड़ा सा मामला है यहाँ पे। चलिए, अगली जो बात आती है वो आती है कंज्यूगल राइट्स की। देखिए पूरे का पूरा एडिटोरियल आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, बिकॉज बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, कानून का काफ़ी ज़्यादा लैंग्वेज का यूज़ किया गया यहाँ पे, तो इतना ज़्यादा तो कानून को हम लोग को जानना नहीं है। लेकिन जितना मुझे इस एडिटोरियल को पढ़ के समझ में आया वो मैं आपको बता देता हूँ अपने एंड पे, जो मैंने थोड़ी बहुत रिसर्च यहाँ पे की है। देखिए, हिंदू मैरिज एक्ट, हिंदू मैरिज एक्ट 1955, इसके अंदर एक रूल सेक्शन है जिसे कहा जाता है सेक्शन 9। उस सेक्शन 9 के अंदर एक स्पेशल चीज मेंशन की गई है जिसे कहा जाता है कंजूगल राइट्स। अब ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। देखिए क्या है भैया, जो जोड़ियां होती हैं ना, जो शादियां होती हैं, जो कपल्स होते हैं, वो हमारे यहाँ पे माना जाता है कि वो स्वर्ग में बनी हैं, जोड़ियां स्वर्ग में बनती हैं। और इन जोड़ियों को तोड़ना इतना आसान नहीं है ना। कानून भी इस बात को समझता है कि हस्बैंड और वाइफ को एक साथ रहना चाहिए। अगर उनकी जो मैरिज है उसको इंटैक्ट रखना है, उसको प्रोटेक्ट करना है, क्योंकि मैरिज हमारी कंट्री में एक बहुत ही पवित्र, मतलब जिसे कहा जाता है सैक्रोसैंक्ट इंस्टीट्यूट माना गया है। तो इसको इंटैक्ट रखने के लिए दोनों को साथ रहना चाहिए। देखिए, जिस घर में शादी होगी, ठीक है, जिस घर में शादी होती है, हस्बैंड और वाइफ को उस एक घर में रहना चाहिए। ऐसा कौन कह रहा है? ऐसा कानून कह रहा है। और सेक्शन 9 के अंडर में ये सब है। इसमें देखिए आपको मैं इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ। मान लो वाइफ की नौकरी लग गई और वो वाइफ अपने हस्बैंड से दूर रहती है, अलग शहर में रहती है, अलग सिटी में रहती है, अलग घर में रहती है, उसकी नौकरी है, वो कहीं पे नौकरी कर रही है। मान लो दिल्ली से कोई वाइफ है किसी की और वो केरला में जॉब करती है ना। हस्बैंड उसको कानून रूपी से ये कह सकता है कि आप केरला में जॉब नहीं कर सकते, आप दिल्ली में आइए रिजाइन करके। इसे कहा जाता है कंजूगल राइट्स। सेम वाइफ भी कर सकती है हस्बैंड को। अगर किसी का हस्बैंड मान लो दुबई में रहता है, वो साल 2 साल 5 साल 10 साल तक दुबई में वापिस आ ही नहीं रहा है, तो ये भी कानून का उल्लंघन है कंजूगल राइट्स का। तो वाइफ कोर्ट में जा सकती है कि देखो मेरा हस्बैंड मुझसे इतने दिन दूर रहता है, तो आप उसे बुलाइए, मेरे साथ रहेगा घर पे, जिसे कहा जाता है कोहैबिटेशन, कोहैबिटेशन ऑफ प्लेस, ऐसा कानून के अंदर लिखा हुआ है। तो ये हस्बैंड और वाइफ ये दोनों का राइट होता है, जिसे कहा जाता है कंजूगल राइट्स। ठीक है, कंजूगल राइट्स। अब ऐसा ना कई बार डिवोर्स के केस में भी होता है। डिवोर्स के केस में क्या होता है, मान लो हस्बैंड है और वाइफ है। अब हस्बैंड जो है वो डिवोर्स लेना चाहते हैं वाइफ से, लेकिन हस्बैंड के पास कोई पर्टिकुलर रीजन नहीं है। अब देखिए, जब डिवोर्स लेना है तो जरूरी थोड़ी है कि वाइफ भी अग्री करेगी। मान लो वाइफ अग्री नहीं करती है, हस्बैंड अग्री करता है, वो डिवोर्स लेना चाहता है, तो उस केस में भी वाइफ कोर्ट में जा सकती है, कह सकती है कि दिस इज माई कंजूगल राइट टू स्टे टुगेदर। तो कोर्ट जो है फिर वो हस्बैंड को पूछेगा कि बताइए आप डिवोर्स क्यों लेना चाहते हो, और अगर हस्बैंड प्रॉपरली प्रूफ नहीं कर पाया तो उसको साथ रहना पड़ेगा। दिस इज कॉल्ड कंजूगल राइट। और एक बार अगर हस्बैंड ने प्रूफ कर दिया तो फिर वाइफ को भी ये प्रूफ करना पड़ेगा कि मुझे डिवोर्स क्यों नहीं लेना है। अगर इसने बता दिया कि जो है मेरे पास कुछ कारण है जिससे मैं लेना चाहता हूँ, फिर वाइफ को जो है
प्रोड्यूस प्रूफ करना पड़ेगा। तो कहने का मतलब यह है कि कानून जो है वो ये कहता है कि हस्बैंड और वाइफ को हो सके मैक्सिमम पॉसिबिलिटी तक एक साथ रहना चाहिए। अगर इन दोनों में से कोई एक नहीं ये कर रहा है तो वो कानून में जा सकते हैं और वो अपनी प्रोटेक्शन मांग सकते हैं। ये पूरे का पूरा मामला यहाँ पे फंसता है, लेकिन इसे काफ़ी ये काफ़ी कंट्रोवर्शियल है क्योंकि राइट टू प्राइवेसी को का वायलेशन करता है। समझ रहे हो आप लोग, राइट टू प्राइवेसी। अब देखो, मान लो कोई वाइफ है वो हस्बैंड के साथ रहना ही नहीं चाहती, या हस्बैंड वाइफ के साथ रहना ही नहीं चाहता फॉर एनी रीजंस, उसके बावजूद भी अगर उनको फोर्सफुली साथ रहने दिया जाता है तो ये राइट टू प्राइवेसी का वायलेशन हुआ कि नहीं हुआ? है ना, हुआ। और अगर कोर्ट वाइफ को बोलता है कि आप हस्बैंड के साथ रहिए और वाइफ नहीं रहना चाहती है तो ये वाइफ के जो राइट्स हैं उनका भी वायलेशन होता है, और ये कहीं ना कहीं मैरिटल रेप को भी प्रमोट कर रहा है। तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से थोड़ा कंट्रोवर्सी में था। और जो सेक्शन 9 मैंने आपको बताया, हिंदू मैरिज एक्ट, राइट टू प्राइवेसी, और भी बहुत सारे राइट्स हैं, कानून हैं जिनका ये उल्लंघन करता है। तो ये सारे पूरे का मामला फंसता है। सुप्रीम कोर्ट में अब ये केस गया हुआ है कि हालांकि पास्ट में सुप्रीम कोर्ट ने इसको बोला है कि ये सही है, रहना चाहिए, लेकिन ये भैया अंग्रेजों का बनाया हुआ था, बहुत पुराना हो चुका है। क्योंकि राइट टू प्राइवेसी अभी फंडामेंटल राइट हो गया है, पहले ये फंडामेंटल राइट नहीं था, है ना। तो इसीलिए कोर्ट में भी दोबारा केस गया है, दो स्टूडेंट हैं वो लेके गए हैं इसको कोर्ट के। फ्यूचर में देखना रहेगा कि सुप्रीम कोर्ट के इसके ऊपर क्या सुनाता है, क्योंकि राइट टू प्राइवेसी इज़ अ फंडामेंटल राइट नाउ। ठीक है, अगर आप हस्बैंड के वाइफ को फोर्स करते हो साथ में रहने के लिए तो ये राइट टू प्राइवेसी का वायलेशन होता है, अकॉर्डिंग टू न्यू वर्डिक्ट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, अकॉर्डिंग टू विच राइट टू प्राइवेसी इज अ फंडामेंटल राइट। ठीक है, तो ये पूरे का पूरा मामला यहाँ पे फंसता है। इतना ही जानना है आपको थोड़ा आपके एग्जाम के लिए, अपनी समझ के लिए। फ्यूचर में इसमें क्या रहेगा तो उसको हम लोग डेफिनेटली कवर करेंगे। द नेक्स्ट न्यूज दैट वी आर कमिंग फ्रॉम, इट इज कमिंग फ्रॉम द चाइना एंड व्हाट चाइना थिंक्स अबाउट यूएसए। ठीक है, मामला कहाँ फंसता है? मामला यहाँ फंसता है कि चाइना के दो बड़े फॉरेन पॉलिसी डिजाइनर हैं जी, इनका एक का नाम है वांग और एक का नाम है यान। इन्होंने क्या किया, एक लेटर लिखा, लेटर मतलब एक ऐसे टाइप का लिखा, फॉरेन अफेयर्स एक मैगजीन है उसके अंदर, और जिसमें इन्होंने ये बताया कि चाइना अभी क्या सोच रहा है एज अ फॉरेन पॉलिसी, और फ्यूचर में चाइना क्या चाहता है, और चाइना का यूएसए के बारे में क्या सोचना है। ये सारी की सारी बात इन्होंने इसमें लिखी हैं। तो कहीं ना कहीं इस ऐसे से हमें ये आइडिया लग जाता है कि चाइना फ्यूचर में कहाँ जाना चाहता है और यूएसए को लेके उसके मन में क्या विचार हैं। थोड़ा इसके बारे में ये डिस्कशन है, कोई ज़्यादा आपको ये एडिटोरियल इतना ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस एक थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी तो हम आगे बढ़ सकते हैं इसमें। चलिए देखिए, अभी आपको पता है कि 1 जुलाई को चाइना की जो कम्युनिस्ट पार्टी है ना, उसने 100 साल पूरे किए थे, क्योंकि 1921 में वो एस्टेब्लिश हुई थी, अभी 2021 में उसके 100 साल पूरे हो गए थे। इसके बारे में पहले आपको बतवा चुका हूँ कि कम्युनिस्ट पार्टी की पूरी हिस्ट्री, इसकी एनालिसिस हम लोग अच्छे से कर चुके हैं। उस समय में देख होता है ना, तो बड़ा सेलिब्रेशन हुआ चाइना के अंदर, भैया पार्टी के 100 साल पूरे हो गए। तो उस सेलिब्रेशन में जी जिनपिंग ने एक बात बोली, दुनिया भर को मैसेज दिया कि अभी चाइना को आप बुली नहीं कर सकते। वो जमाना गया जब आप चाइना को दबा देते थे, आप चाइना के ऊपर रोब झाड़ते थे, अभी वो समय गया। यू कैन नॉट बुली चाइना एनी मोर। तो ये सीधा सीधा संदेश किसको दे रहे हैं? यूरोप को दे रहे हैं और अमेरिका को दे रहे हैं कि वो गया जमाना, भूल जाओ कि चाइना को तुम लोग डिक्टेट कर दोगे। तो ये सीधा सीधा सा क्या कहना है, ये चाइना के एटीट्यूड में फर्क है। ठीक है, क्योंकि यूएसए में भी पिछले काफी टाइम से चाइना को लेके उसका एटीट्यूड चेंज हो गया है। पहले यूएसए चाइना को सपोर्ट करता था। क्यों सपोर्ट करता था? क्योंकि चाइना यूएसए के अगेंस्ट में होता था, तो एक सपोर्ट इसलिए जेन्युइन सी बात है। लेकिन धीरे धीरे जब चाइना ने ग्रो करना स्टार्ट किया और उसने अमेरिका को आंख दिखाना शुरू किया तो यूएसए के एटीट्यूड में भी फर्क पड़ गया, स्पेशली जब से ट्रंप भाई साहब आए थे पावर में, है ना। तो ट्रंप आने की वजह से चाइना और यूएसए में काफ़ी टेंशन बढ़ गई थी। वो टेंशन अभी भी दूर नहीं हुई है, वो टेंशन आज की यों की त्यों है। देखिए, पिछले कितने सालों से चाइना और अमेरिका जो है वो, उनके बीच में कोई ज़्यादा झगड़ा हुआ नहीं था। मेन मुद्दा रशिया और अमेरिका का हुआ करता था। तो चाइना के बीच में और अमेरिका के बीच में एक अग्रीमेंट था। अग्रीमेंट कोई रिटर्न अग्रीमेंट नहीं, मतलब एक समझ की बात होती है ना। देखिए, पहला अरेंजमेंट ऐसा था कुछ कि यूएसए चाइना के इंटरनल मैटर्स में दखल अंदाजी नहीं करेगा। चाइना में डेमोक्रेसी है कि नहीं है, चाइना में इंटरनल इकोनॉमिक सिस्टम क्या है, चाइना में ह्यूमन राइट वायलेशन होता है, इन सारे के सारे मुद्दों पे यूएसए कुछ नहीं बोलेगा। तो यूएसए शुड स्टे इन आइसोलेशन व्हेन इट कम्स टू चाइनाज इंटरनल मैटर्स। दैट वाज द ओल्ड अरेंजमेंट।
चाइना का भी अरेंजमेंट था। चाइना जो है वो अमेरिका के मैटर में दखल अंदाजी नहीं करेगा, जो अमेरिका दुनिया भर में दखल अंदाजी करता है। मतलब जैसे यूएसए ने अफगानिस्तान के ऊपर अटैक किया, इराक के ऊपर अटैक किया, वियतनाम के ऊपर अटैक किया, इन सारे मामले में चाइना चुप रहा। और चाइना अपने देश के अंदर क्या करता है उस मामले में अमेरिका चुप रहा। तो ये दोनों के बीच में अरेंजमेंट था, लेकिन वो अरेंजमेंट अभी धीरे धीरे चेंज हो रहा है, क्योंकि ट्रंप के आने के बाद और ट्रंप से भी थोड़ा पहले और अभी बाइडेन के आने के बाद यूएसए बार बार यूएस चाइना के इंटरनल मैटर्स में दखल अंदाजी कर रहा है। तो जिसकी वजह से चाइना भी थोड़ा गुस्से में है, वो भी झुंझला गया है ना, वो थोड़ा उसका दिमाग खराब हो गया है। अभी चाइना ने ये कहना है कि जो अमेरिका के अंदर जो सिस्टम है वो परफेक्ट सिस्टम नहीं है, अमेरिका में भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। जैसे अभी आपने देखा कि अमेरिका में कितने सारे राइट्स होते हैं, अर्बन वायलेंस बहुत ज़्यादा होता है, ब्लैक लाइव्स मैटर में आपने देखा होगा है ना, लोग सड़कों पे आ गए थे, आग वाग लगा दी थी, गन वायलेंस बहुत ज़्यादा है अमेरिका में। तो चाइना अमेरिका को ये कहना चाहता है कि तुम दुनिया भर में जो दिखाना चाहते हो कि तुम बेस्ट हो, भैया तुम बेस्ट नहीं हो, आपके यहाँ पे भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, जबकि इस तरह की मेरे कंट्री में कोई प्रॉब्लम नहीं है। चाइना में इंटर बहुत बड़े पैमाने पे इंटरनल प्रोटेस्ट नहीं होते हैं, ना वहाँ पे गन वायलेंस है, ना वहाँ पे अर्बन वायलेंस है। तो अब चाइना अमेरिका को यह कहना चाहता है कि भैया तुम किस मामले में चोड़ में आए हुए हो, तुम्हारे यहाँ तो इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं और मेरे यहाँ पे इस तरह की प्रॉब्लम है ही नहीं। हो सकता है चाइना में कोई दूसरी तरह की प्रॉब्लम हो, लेकिन कम से कम ये प्रॉब्लम तो नहीं है। सड़कों पे लोग बंदूक लेके लोगों को तो नहीं मार रहे हैं कम से कम। हाँ, चाइना में चाकू से मारते हैं, ठीक है, लेकिन गन से नहीं मारते हैं। तो चाइना अमेरिका को यह कहना चाहता है कि तुम लोग दूध के धुले हुए नहीं हो, इसलिए आराम से चुपचाप बैठिए, ठीक है। वो सारे का सारा मामला यहाँ पे आता है। और भी बहुत सारे इशू हैं जो यहाँ पे लिखे गए हैं, इशू जैसे मल्टीपोलर वर्ल्ड। अभी कुछ समय तक जो है दुनिया जो है वो यूनिपोलर वर्ल्ड था, पहले जो है दुनिया में बाईपोलर वर्ल्ड था। बाईपोलर का मतलब दुनिया में दो पावर हुआ करती थी, यूएसए और रशिया। यूएसए के डिसइंटीग्रेशन के बाद 1991 के बाद अमेरिका दुनिया में अकेली सुपर पावर थी। अभी जो है मल्टीपोलर सुपर पावर है। अभी जैसे चाइना अलग पावर है, रशिया अलग पावर है, अमेरिका अलग पावर है, इंडिया की थोड़ी बहुत पावर है ना, अभी मल्टीपोलर वर्ल्ड हो गया है। तो चाइना अमेरिका को कहना चाहता है कि ये दुनिया की नई रियलिटी है, आप इसे समझिए भाई साहब, अभी आप अकेले सुपर पावर नहीं हो, आप इस बात को समझो। तो ये भी प्रॉब्लम है। तो ड्यूपोली, मतलब ड्यूपोली का मतलब ये है कि चाइना अभी अपने आप को कोई लीडर दिखाना चाहता है। हालांकि चाइना एक डेवलपिंग कंट्री है, लेकिन डेवलपिंग कंट्री होने के बावजूद भी चाइना अपने आप को दिखाना चाहता है कि वो भी वर्ल्ड लीडर बन सकता है, जिसे कहा जाता है ड्यूपोली, है ना। एक मोनोपोली मतलब जैसे अकेली अमेरिका सुपर पावर है, ड्यूपोली मतलब एक सुपर पावर चाइना है, दूसरा पावर अमेरिका है। चाइना की जो अलायंस बनाता है चाइना दूसरी कंट्रीज के साथ ग्रुपिंग बनाता है, वो ओपन होती है। जैसे सीएसओ बना रखा है उसने, है ना, एससीओ, सॉरी सीएसओ नहीं, एससीओ, संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसके बारे में पहले आपको मैं करवा चुका हूं। जैसे बीआरओ है, ये सारी के सारी ऑर्गेनाइजेशन जो चाइना ने बनाई है ओपन है, खुलेआम करता है, खुलेआम करता है। और इन किसी भी तरह की जो ऑर्गेनाइजेशन चाइना बनाता है वो कहीं से भी थ्रेटनिंग नहीं होती है यूरोप के लिए, वो धमकियां नहीं देता है, वो पीसफुल बनाता है, पीसफुल ऑर्गेनाइजेशंस। लेकिन जो अमेरिका ऑर्गेनाइजेशंस बनाता है वो बनाता है चाइना को ध्यान में रख के, जो चाइना को थ्रेटन करता है। जैसे क्वाड, चाइना ने इसका स्पेशल नाम लिया है क्वाड, जिसके अंदर कौन कौन है, इंडिया है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया है और अमेरिका है ना। तो चाइना ने क्वाड का एग्जांपल दिया है। चाइना ने कहा है कि अमेरिका को, आप जो ग्रुपिंग बनाते हो वो चाइना पे फोकस करते हो, लेकिन हम जो ग्रुपिंग बनाते हैं यूएसए पे कभी फोकस नहीं करते। तो यहाँ पे भी एक दोनों के अप्रोच में बड़ा फर्क है। अमेरिका चाइना को नीचे लेके जाना चाहता है, लेकिन चाइना का ऐसा कोई इरादा है नहीं, तो वो पूरे का मामला यहाँ पे फंसता है। पॉलिटिकल सिस्टम की अगर आप बात करो, अमेरिका के अंदर डेमोक्रेसी है और चाइना के अंदर एक चाइनीज सिस्टम है। चाइना के अंदर चाइनीज सिस्टम एकदम सक्सेसफुल है, और अमेरिका पूरी दुनिया में अपनी डेमोक्रेसी को एज अ फॉरेन पॉलिसी प्रमोट करता है। अमेरिका जो है पूरी दुनिया में डंका बजाता है कि देखो मैं डेमोक्रेसी हूं और मैं पूरी दुनिया में डेमोक्रेसी को ही सपोर्ट करूंगा, डेमोक्रेसी इज द बेस्ट, डेमोक्रेसी जिंदाबाद, ये अमेरिका करता है। चाइना कभी भी अपने पॉलिटिकल सिस्टम को दुनिया भर में प्रमोट नहीं करता है। अभी कुछ टाइम से करने लगा है, पिछले 2-4 साल से, उससे पहले चाइना ने कभी भी दुनिया में इसको प्रमोट नहीं किया। क्योंकि चाइना में यह सक्सेसफुल हुआ है तो जरूरी नहीं है कि दूसरी दुनिया में भी सक्सेसफुल हो, वो पूरे का मामला यहाँ पे है। तो अमेरिका को मैसेज देना चाहता है चाइना कि प्लीज रिकॉग्नाइज सीपीसी। अभी भैया आप मुझे इग्नोर नहीं कर सकते, आई एम ऑल्सो सुपर पावर, आई हैव कैपेसिटी टू इन्फ्लुएंस द डिसीजन ऑफ द वर्ल्ड, है ना। तो आप मुझे रिकॉग्नाइज कीजिए, नई दुनिया है, नई दुनिया को पहचानिए। आप उस पुराने 50 साल पहले वाले दुनिया में मत जियो कि आप ही पावर हो, भैया अभी हम भी पावर है, रिकॉग्नाइज सीपीसी, है ना। एंड
टेक अ प्रैग्मेटिक मतलब प्रैक्टिकल व्यू पॉइंट एंड गो अहेड। इंडिया यहाँ पे कुछ चीज़ें नोटिस कर सकता है, जैसे पोस्ट कोविड के बाद में अगर कोविड ये ठीक होता है 1-2 साल में, तो उसके बाद चाइना एक नया वर्ल्ड लीडर बन के उभरेगा दुनिया के सामने डेफिनेटली। क्वाड को भी इंडिया को थोड़ा सा एक सीरियसली लेना चाहिए कि क्वाड को लेकर चाइना काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट करता है, प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो चाइना क्वाड इंडिया क्वाड के अंदर अपने आप को और ज़्यादा स्ट्रोंग करना चाहता है या अपने पैर पीछे खींचना चाहता है, ये भी इंडिया के लिए एक मैटर हो सकता है। कोहैबिटेशन वाले भी है यहाँ पे इशू। कोहैबिटेशन का मतलब ये है कि देखिए जैसे इंडिया भी अब एक सुपर पावर बन के उभर रहा है, तो अगले 10, 15, 20, 50 साल में डेफिनेटली इंडिया भी दुनिया का एक वर्ल्ड लीडर होगा, एक वर्ल्ड पावर होगा। तो चाइना, अमेरिका, इंडिया, रशिया, ये इतनी सारी पावर्स जब दुनिया में बन जाएंगी, तो इंडिया यहाँ पे अपने आप को कहाँ दिखाना चाहता है ना। ये भी पूरे का पूरा मामला यहाँ पे फंसता है। तो भैया लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी लेके चलते हैं लोग, ऐसा नहीं है 2 साल की स्ट्रेटजी। तो मोदी सरकार है, उसके बाद या जो भी सरकारें आएंगी, तो उनको सोचना चाहिए कि इंडिया को हम लोग 2050 में कहाँ लेके जाना चाहते हैं। तो वो पूरे का पूरा मैटर है, क्योंकि ऑलरेडी चाइना ने 2050 के लिए अपनी स्ट्रेटजी बना ली है, समझ रहे हो आप लोग, 2050 के लिए। तो इंडिया को भी सोचना चाहिए कि 10, 20, 50 साल के बाद वो इंडिया दुनिया भर में डिफेंस वाले मैटर हो चाहे इकोनॉमी वाला मैटर हो, वो कहाँ पे जाना चाहता है। तो ये पूरे का पूरा मामला यहाँ पे फंसता है। तो कुछ छोटे छोटे टॉपिक थे हम लोगों ने आज कवर किए हैं, ठीक है। तो बस आपको पता, और आपको इन टेलीग्राम पे और व्हाट्सएप पे ऑलरेडी मैं करवा चुका हूँ सुबह सुबह इंडियन एक्सप्रेस द हिंदू अवेलेबल करवा चुका हूँ। अगर कोई इसको पढ़ना चाहता है तो डेफिनेटली आप वहाँ पे जाके भी इसको पढ़ सकते हो। और इंस्टाग्राम पे भी मैं बहुत सारी पोस्ट डालते रहते हैं, तो आप जो है इसको भी ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट एंड जय हिंद।